दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अध्याय 1 समानता। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे समानता क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार की समानता से क्या आशय है, भारतीय लोकतंत्र में की गई समानता की व्यवस्था क्या है और अंत में आप इस अध्याय में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्दावली और उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के नागरिक शास्त्र राजनीतिक और सामाजिक जीवन भाग 2 का पहला अध्याय समानता। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चित्र दिया गया है। चित्र में विभिन्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों और उनके वेशभूषा को दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर जो पहला चित्र है उसमें लिखा गया है छोटे लाल ये किसान हैं। इनका पहनावा देखिए कुर्ता और पैजामा है। मंजीत कौर शिक्षिका हैं। इसके अलावा तेजा सिंह एक व्यापारी हैं। गिरीश राव छात्र हैं। कांता देवी घरेलू कामगार हैं और सुजाता देवी यहाँ पर ये घरेलू कामगार हैं। दोस्तों समानता क्या है, इसका आशय क्या है, इसके बारे में आप पिछले अध्याय में भी या पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है और पिछले कक्षा में आपने लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्वों के बारे में पढ़ा था। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या होते हैं, जैसे शासन या सरकार में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय। तो समानता जो है वो लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। दोस्तों लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है समानता। इसमें ये माना जाता है कि सभी लोग जो कि किसी शासन व्यवस्था में रहने वाले, किसी देश में रहने वाले सभी लोग समान हैं, किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, वर्ण, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इस अध्याय में हम समानता के बारे में और भी विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र के लिए समानता की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर एक काम करने वाली घरेलू कामगार है कांता। कांता के माध्यम से हम जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से समानता और असमानता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने गई हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। सुजाता कहती है कि कितनी अच्छी बात है कि हम अपने देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं और जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में लगे हैं। तो दोनों की बातचीत इस प्रकार होती है और सुजाता कहती है कि चल कांता अब तेरी बारी आ गई है और कांता ने उसे वोट देने का निश्चय किया है जिसने उसके मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया है। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सभी जगह पर बिजली और पानी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाया है और अब सरकारें ये व्यवस्था कर रही हैं कि हर गली मोहल्ले में पानी की व्यवस्था हो जाए, वहाँ पर बिजली हो, जल निकास की व्यवस्था हो, लेकिन कुछ जगहों पर अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। इसीलिए देखिए कांता उसी को वोट करने का निश्चय करती है जो कि उसके मोहल्ले में पानी का पाइपलाइन लाने का जो है वादा किया है। यहाँ पर देखिए कुछ व्यवसाय वाले और हैं। अब्दुल रहमान कारीगर हैं, शबनम बानो गृहिणी हैं, ग्रेसी लेलेंग परामर्शदाता हैं, आइजैक लेलेंग सरकारी अधिकारी हैं और रुखसाना मिर्जा एक मीडिया कर्मी हैं तथा योगराज बेरोजगार हैं, अशोक जैन एक उद्योगपति हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब आती है जो है कांता काम करने के लिए तो उसे ये हिदायत मिलती है कि बाद में आना और वो नमस्ते करके चली जाती है। दोस्तों इसके अलावा उसकी बिटिया जो कांता है, उसकी बिटिया जिसका नाम गुड़िया है, वो बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर उसे ये निश्चय करना है कि पहले साहब के घर का काम कर ले और कुछ पैसे उधार लेके आए तब वह बिटिया का इलाज कराए।
जब वह अपने बिटिया के पास आती है, उसके कुछ दवा देती है और बताती है कि शाम को वो हॉस्पिटल लेके चलेगी और गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा। वो ऐसा सोचती है कि गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, क्योंकि इस मोहल्ले में या इस बस्ती में कभी साफ़ सफाई नहीं होती है। जब वह जैन साहब के घर पे काम कर रही है तो उनकी पत्नी बोलती हैं कि कोनों को अच्छे तरह से साफ़ करना, जहाँ पर गंदगी रह जाती है। और जैन साहब की जो मिसेज हैं वो बोलती हैं, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत मत बना, समझी। तो कांता बोलती है, जी मैडम नहीं बनाऊंगी। और बस जरा सी देर और बेटी जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हों, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसा वो सोचती है, कांता सोचती है। तो ये एक चित्रकथा के माध्यम से आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ मताधिकार की समानता तो है, लेकिन अमीरी गरीबी का भेदभाव है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभी पूरी तरह प्रसार नहीं हो पाया है। और कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने घर पर नौकर रखते हैं या काम वाली बाई रखते हैं, लेकिन अनेक परिवारों में उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, जिसके लिए उन्हें अनेक विषम परिस्थितियों में रहना पड़ता है और दूसरों के घर पे काम करके अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। और एक चीज़ और आपको समझ में आई कि साफ सफाई न होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। आइए जानते हैं मताधिकार की समानता क्या होती है। दोस्तों, प्रारंभ में भी आपने देखा कि वोट की लाइन में वो लोग खड़े होते हैं और कुछ लोग और लाइन में खड़े हैं। कांता का जो मालिक है अशोक जैन है, वो उसको पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी पहचानती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो, मताधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। ऐसे लोगों को कि जो भारत के नागरिक हैं और जिन्होंने 18 वर्ष की वयस्कता आयु प्राप्त कर ली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई हो, शिक्षा का स्तर कोई हो, उनकी जाति कोई हो, वो गरीब हो या अमीर, और सभी लोग चाहे वो जिस धर्म जाति वर्ण संप्रदाय के हों, सभी को मत देने का अधिकार है और इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। और ये सभी लोकतंत्रों का आवश्यक अंग भी होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है और इसमें ये माना जाता है कि किसी भी देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं और सभी को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का समान रूप से अधिकार है। और ऐसा निश्चित है कि लोकतंत्रों में जो होता है वो मताधिकार की व्यवस्था सभी के लिए समान रूप से की गई है। दोस्तों, कांता के मन में एक विचार आता है कि समानता क्या है। समानता, क्योंकि वो देखती है कि बराबरी है नहीं हर जगह, तो वो सोचती है कि समानता क्या है। जैसे वो सोचने लगती है कि वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, उसके घर के पीछे एक नाला है, उसकी बेटी बीमार रहती है, लेकिन वह अपने काम से एक भी दिन की छुट्टी नहीं ले सकती है, क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है और बाद में उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में खड़े होकर होती है। सरकारी अस्पताल के सामने लगी यह लाइन उस लाइन से अलग होती है जिसमें वह सुबह लगी थी, क्योंकि इस लाइन में खड़े लोग अधिकांश लोग गरीब होते हैं। आइए देखते हैं किस अन्य प्रकार की असमानताएं हमारे समाज में व्याप्त हैं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन उनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। वो निर्धन है, गरीब है और निर्धन होने के कारण भारत में लोगों को अनेक कारणों से असमानता या गैर बराबरी का सामना करना पड़ता है। इसका अर्थ ये है जो है उसको हम कुछ दो कहानियां हैं उनके माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक जातिगत असमानता है। बड़ी और छोटी जातियों में अनेक प्रकार के विभेद किए जाते हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में या गांव में रहते हैं
हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद छोटी आयु में ही हो जाता है। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप जान पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति जो है कितनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन दिया गया है। कुर्मी क्षत्रिय 26 वर्ष 5 फीट 4 इंच लंबाई है, बीएससी माइक्रोबायो, एमएससी बायोटेक, बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज के लिए सजातीय वर चाहिए। तो ये कुर्मी छत्री के लिए एक वर की जो बात की गई है उसके लिए सजाती वर चाहिए। और देखिए ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण, ध्रुव कौशल गोत्र, 30 वर्ष है, उम्र 5 फीट, गौर वर्ण यम में 3 विषयों से और अन्य डिप्लोमा कोर्स कन्या हेतु वर चाहिए, सर्व ब्राह्मण मान्य। इसके अलावा तोमर राजपूत का एक विज्ञापन है और ये देखिए 23 वर्ष की 5 फीट 3 इंच लंबी स्लिम गोरी बीई कंप्यूटर साइंस छत्तीसगढ़ी अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग वर चाहिए। तो यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रों में आपने विज्ञापन के आधार पे समझा कि किस प्रकार से लोग शादी खोजने के लिए स्वजातीय वर को ही मान्यता देते हैं या प्राथमिकता देते हैं। अब आइए यहाँ पर एक कहानी है। स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़ें। दलित के बारे में आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द होता है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ क्या होता है? तो दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ। और इस शब्द का प्रयोग दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता है और आज भी हो रहा है। दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित विमर्श के प्रसिद्ध लेखक हैं और उन्होंने आत्मकथा जूठन में लिखा है कि कक्षा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह भी फर्श पर, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना पड़ता था, बिल्कुल दरवाजे के पास, और कभी कभी बिना किसी कारण के मुझे मारा पीटा जाता था। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि मुझ जैसे छोटे और कमज़ोर शरीर वाले की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में भी बहुत समय लगा और मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई थी और मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे, मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे मुझे देख रहे थे। मुझे एक बार पानी पीने की अनुमति नहीं दी गई। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजों और खिड़कियों से शिक्षक और लड़के यह तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, तुम एक शिक्षक हो इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यहीं पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेला यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत से यहाँ पढ़ने आएंगे। तो दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना सामान्य बात है। ये कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है जो शहर में किराए के एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कोई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पे मिल सकते हैं। वे मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता था। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों को यह सुनकर आश्चर्य हुआ क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया था और अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी।
तो दोस्तों ये दोनों कहानियाँ जो हैं उसमें आपने देखा कि किस प्रकार से एक बालक के साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया, क्योंकि वह निचली और दलित जाति का था, उससे असमानता का व्यवहार किया गया। ये एक जातिगत आधार पर असमानता थी। और दूसरा, यहाँ पर अंसारी दंपत्ति को असमानता का व्यवहार का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो मुस्लिम थे और अनेक हिंदू लोग अपने घरों में उनको धर्म के आधार पर कमरा किराए पे नहीं देना चाहते थे। अब आइए देखते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। दोस्तों, मानवीय गरिमा क्या होती है? तो कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग के या निचली जातियों के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनको उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। वाल्मीकि को उनकी जात के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और ये महसूस कराया कि विद्यालय के अन्य छात्रों के समान वे नहीं, उनसे नीचे और कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ नहीं कर सके, लेकिन जब उनके पिता ने अपने बेटियों को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। और लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि वे मुस्लिम थे और हिंदू धर्म से मैच नहीं करते थे। दोस्तों, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए किसी के साथ, क्योंकि ये मानवीय गरिमा के विरुद्ध है और सभी व्यक्ति उस सम्मान और गरिमा के हकदार हैं जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से समानता को परिभाषित किया गया है। 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार। इसमें जूते पालिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर और सम्मान के साथ किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इस फिल्म के चित्र को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में समानता किस प्रकार से है उसके बारे में आइए जानते हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है और इसका सामान्य सा अर्थ है कि देश के सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति के हों, धर्म के हो, उनकी शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सभी समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद हम ये नहीं कह सकते हैं कि असमानता या गैर बराबरी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। यह ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो है, कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समानता के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अब अनेक कानून ऐसे बन गए हैं जो किसी भी व्यक्ति के सम्मान और उसके समानता के साथ व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। दोस्तों, समानता के स्थापित करने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान है। हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम करने वाले नौकरी की महिला को एक समान कानून का पालन करना है। किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान और स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात यह है कि हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार और सम्मिलित हैं, और सभी लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा ये है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन भारतीय संविधान द्वारा किया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की सेवाओं और कार्यक्रमों के द्वारा। कानून के द्वारा ये माना गया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जो निचले दर्जे पर हैं या मुख्य विकास की धारा में नहीं जुड़कर हाशिए पर आ गए हैं, उनके लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिससे कि उनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। इस दिशा में सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए एक
उठाया गया कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। इसकी मान्यता ये है कि ऐसे गरीब बालक जो खाने पीने में जिनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके लिए स्कूल में ही पोषक तत्वों युक्त भोजन का दिया जाए, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सकें और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आ सके। लेकिन शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मिड डे मील या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों को स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं जहां पर गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। दोस्तों, आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के खिलाफ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है, और इन बच्चों को ऐसी असमान परिस्थितियों में धकेला जाता है जहां पर उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, लेकिन वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। दोस्तों, जो हमारा दृष्टिकोण है, इसको बदलना तभी संभव है जब लोग ये विश्वास करने लगें कि कोई किसी से कम नहीं है, सभी लोग बराबर हैं और सभी को सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक चित्र दिया गया है, जो भारत के महान कानूनविद और भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। इन्होंने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रखना अशोभनीय है ये कहा, और आत्मसम्मान या मानवीय गरिमा जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है और आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, लेकिन व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने हेतु और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में समानता का जो विचार है वो सभी व्यक्तियों के समानता के आधार के रूप में लिया गया है। अन्य लोकतंत्रों में भी समानता के मुद्दे हैं। दोस्तों, अनेक भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा नहीं है जहां पर असमानता का अस्तित्व है और समानता के लिए संघर्ष है। कई अन्य देशों में, संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत अधिक असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। देखिए, बस से यात्रा करते समय उन्हें पीछे बैठना पड़ता था और आगे की सीटों पर अमेरिकन या गोरे लोग बैठते थे। एक रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करने के थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया और उस दिन उनके इनकार से अब अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो कि सिविल अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट मूवमेंट कहलाता है। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया और ये भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर असमानता अमेरिकी संविधान में भी व्याप्त थी और उसके लिए वहाँ पर लोगों को जो है संघर्ष करना पड़ा समानता के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा और राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई भी नागरिक
नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः भारत के राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सार्वजनिक समागम के उपयोग के संबंध में किसी भी अयोग्यता, दायित्व और निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। दोस्तों, लोकतंत्र के लिए अनेक चुनौतियां भी हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमेशा से ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इससे केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों की समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। और देखिए, समानता जो है, समानता क्या है, भारतीय लोकतंत्र हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इस अध्याय के अध्ययन से आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से सब व्यक्तियों की समानता और उसके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग वर्तमान में स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। सातवीं कक्षा के एनसीईआरटी सामाजिक और नागरिक जीवन भाग 2 का पहला अध्याय समानता। दोस्तों, इस अध्याय में जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां प्रयोग में लाई गई उसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला शब्द है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार या सार्वजनीन वयस्क मताधिकार वो लोकतंत्री समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ ये होता है कि सभी वयस्क व्यक्ति 18 वर्ष या इससे ऊपर आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दूसरा शब्द है गरिमा। इसका अर्थ होता है अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझना। संविधान क्या है? तो संविधान वह लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों, कानूनों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है। और एक चौथा शब्द है, देखिए, नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट। तो दोस्तों, ये आंदोलन जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में 1905 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और अपने लिए समान अधिकारों की मांग की थी। तो ये था आज का वीडियो और इसमें आपने देखा समानता क्या है, असमानता के विभिन्न मुद्दे, और उसको आपने 2 कहानियों के माध्यम से जातिगत असमानता और धर्मगत असमानता के आधार पर समझने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।